हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। आप सबको याद होगा ही कि 14 मार्च को उनके घर पर, जो कि दिल्ली में है, वहाँ आग लग गई थी। और जब फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंचा आग बुझाने के लिए, तो उन्होंने पाया कि एक स्टोर रूम जैसे जगह पर काफ़ी सारे कैश थे जिसमें आग लग गई थी। तो वो बर्न्ड कैश से काफ़ी कंट्रोवर्सी चली। आप सबको पता ही होगा कि कहा जाता था कि करीब 50 करोड़ के आसपास वहाँ पर नोट थे। अब उसके बाद सवाल उठे कि ये नोट किसके हैं, तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज चलने के बाद फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्होंने एक पैनल फॉर्म किया था, 3 मेंबर पैनल, जो कि सिटिंग जजेस का था। उस पैनल ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये पाया गया कि जो भी एलिगेशंस लगे थे जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उसमें सब्सटेंस था, यानी कि कुछ उसका बेस था। तो उस पैनल के रिपोर्ट के बेसिस पे जो उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा से रिजाइन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो इस बेसिस पे फॉर्मर सीजेआई ने ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दिया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या वो इम्पीचमेंट शुरू करता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ या नहीं। तो ये खबर आ रही है कि गवर्नमेंट इज लाइकली टू इनिशिएट इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। तो ये इम्पीचमेंट मोशन एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अब इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। साथ ही एक चीज और आपको पता होगा कि जब जस्टिस वर्मा के घर से ये नोट निकले और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद कोर्ट में, और उन्हें वहां पर ओथ लेने के बाद वहां पे एज अ जज वो रहे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने, यानी कि प्रेसिडेंट ने, ऑलरेडी ये जो इम्पीचमेंट रिकमेंडेशन जो कि फॉर्मर सीजेआई ने दिया था, उसे फॉरवर्ड कर दिया है राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के पास, ताकि इसको पार्लियामेंट में लाया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से इम्पीचमेंट मोशन को शुरू करने के लिए पार्लियामेंट में कम से कम 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो लोग की रजामंदी नहीं होगी, ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। सरकार को, ऑपोजिशन को भी इत्तला देनी होगी और उनका कंसेंसस लेना भी इक्वली जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किन जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन शुरू किया जा सकता है, तो उसके लिए 2 ग्राउंड्स होने जरूरी है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इसके अलावा जो प्रोसेस होता है, जो कि प्रोसेस दिया गया है, वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस को किस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपोजिशन मेंबर्स की रजामंदी तो चाहिए ही होगी। इसके अलावा वोटिंग सिस्टम में क्या देखा जाता है, इम्पीचमेंट मोशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को भी प्रॉपरली लेट डाउन किया गया है। तो जब वोटिंग होता है, वोटिंग के प्रोसेस में ये देखा जाता है कि अगर इम्पीचमेंट मोशन एक जज के खिलाफ उसके रिमूवल के लिए किया जा रहा है, तो वो रिमूवल, उस रिमूवल को फेवर करते हुए कम से कम 2/3 ऑफ द वोट्स शुड बी इन फेवर ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज। मुद्दे की बात ये है कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क रहेगा। इम्पीचमेंट सालों के बाद किसी जज के खिलाफ शुरू किया गया है, और इस प्रोसेस को किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, क्या सरकार इसे पूरे लास्ट तक फॉलो करती है, क्या इसको शुरू करते, ये देखने वाली बात होगी। और एक चीज है कि इस पर्टिकुलर घटना के बाद लोगों के अंदर काफी सवाल उठने लगे हैं कि क्या जुडिशरी में करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे सवाल खड़े होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये इम्पीचमेंट मोशन एक बहुत बड़ा एक सिग्नल भी होगा, एक मैसेज होगा लोगों के लिए कि हाँ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, और इन सब के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और उसके लिए लेट डाउन प्रोसीजर भी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।